हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीटी 365। तो इसका पहला टॉपिक डील करता है बायोटेक्नोलॉजी से। तो बायोटेक्नोलॉजी के टॉपिक्स पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक्स जानेंगे, जैसे कि डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है और जीन्स क्या होते हैं। ये बेसिक्स है, यही आपको पूरे सेक्शन में हेल्प करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए और आरएनए की। डीएनए, आरएनए, इनको समझने से पहले अपने को और बेसिक समझना होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं। ये डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड है और ये राइबोस न्यूक्लिक एसिड्स है। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, मतलब बहुत से न्यूक्लियोटाइड मिलके बनाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो मोनोमर क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड। तो बहुत से मोनोमर्स मिलके बनाएगा एक पॉलीमर जो कि कहलाता है न्यूक्लिक एसिड। तो बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स के मोनोमर्स मिलके बनाएंगे एक पॉलीमर जो कि है न्यूक्लिक एसिड। अब क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो उसके लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोटाइड का। इसमें एक तो फॉस्फेट ग्रुप होता है जो आपको दिख रहा है, एक शुगर ग्रुप होता है और एक न्यूक्लियोटाइड बेस होता है। तो ये तीनों मिलके बनाते हैं एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स, और बहुत से न्यूक्लियोटाइड्स मिलके बनाते हैं क्या? न्यूक्लिक एसिड्स। तो अब दो डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड अपने को पढ़ना है। एक है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और एक होता है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। डिफरेंस क्या होता है? एक डीऑक्सी राइबोस मतलब जिसमें से OH ग्रुप हटा दिया गया हो। तो इसमें देखो आप, AOH ग्रुप इधर से हटा दिया गया है, इसमें OH ग्रुप है, इसमें नहीं है। इसलिए थोड़ा स्टेबल होता है, क्योंकि OH ग्रुप हटा जाने से लेस रिएक्टिव हो जाता है। ज़्यादा केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे, लेकिन ठीक है, इतना आपको समझ आना चाहिए। तो मेन डिफरेंस कहाँ आ रहा है? शुगर ग्रुप में। इसमें क्या है? OH एक हटा दिया गया है, इसमें नहीं है, इसलिए उससे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड और इसको बोलते हैं राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये पूरा न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, एक शुगर होता है और एक बेस होता है। अब ये एक डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होता है कि ये तो फॉस्फेट हो गया, ये आपका शुगर ग्रुप हो गया, ये फॉस्फेट हो गया, ये आपका शुगर ग्रुप हो गया, और ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका नाइट्रोजन बेसिस की पेयरिंग, ये जो दिखा रखा है। इस तरीके से डबल स्ट्रैंड आपका, एक स्ट्रैंड ए हो गया, एक स्ट्रैंड ए हो गया, डबल स्ट्रैंड डीएनए ये बनता है अपना। तो इसको कहते हैं फॉस्फेट शुगर का जो स्ट्रैंड, ये देख रहे हैं ना, फॉस्फेट है, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, तो एक बैकबोन बन आ रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं फॉस्फेट शुगर बैकबोन। और ये नाइट्रोजन बेसिस की पेयरिंग हो रही है। अब आप पेयरिंग देखो, ये अपने को कौन से अब क्या होता है कि एडेनाइन, थाइमीन, गुआनिन और साइटोसिन। एडेनाइन हमेशा पेयर करेगा थाइमीन से, और इनके बीच में पेयरिंग कैसे होती है? इस डायग्राम में आप देखो तो इनमें पेयरिंग होती है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। वहीं गुआनिन और साइटोसिन की पेयरिंग कैसे होती है? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से ए पेयर करेगा टी से, जी पेयर करेगा सी से। तो ऐसा ही पूरा इस तरीके से डबल स्ट्रैंड डीएनए आपको देखने को मिलता है। आरएनए में क्या होता है कि वह थाइमीन को आपको रिप्लेस करना पड़ता है, किससे? यूरासिल से। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो नाइट्रोजन बेसिस हैं, इसके नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं? डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं क्या क्या? ATGC। वहीं आरएनए का नाइट्रोजन बेसिस में क्या क्या होगा? बस थाइमीन को रिप्लेस कर देते हैं यूरासिल से, AUGC। तो ये आपने बेसिक्स पढ़ लिया। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होती हैं, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो इतना अपना कंप्लीट हो गया है। अब मान लो ये डीएनए, ये आपका डीएनए, इसको अगर हम कंप्रेस्ड कर दें, बिल्कुल कंप्रेस्ड कर दें, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग क्रोमाटिन। और इसको एक बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर दो, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर देंगे, तो एक ये ऐसा स्ट्रैंड ले लेता है, इसको बोलते हैं अपन क्रोमाटिड। और 2 क्रोमाटिड मिलके बना देते हैं एक क्रोमोजोम। और ह्यूमंस में कितने होते हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं।
मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स में से 22 तो कहलाते हैं ऑटोजोम्स और 23rd पेयर को कहलाते हैं एलोजोम्स। बाकी डिटेल आप आगे भी पढ़ लेंगे। 23rd पेयर जो होता है वो सेक्स डिटरमाइन करता है। अगर ये एक्स एक्स है तो फीमेल होगा, अगर एक्स वाई है तो मेल होगा। तो ये बेसिक्स हमने जान लिया है। और कोई बेसिक्स जो आपको लगता है? हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। मतलब हमने देखा है पेयरिंग के हिसाब से, मान लो ये आपका पूरा डीएनए है, ये चल रहा है ए टी जी सी सी टी ए कुछ करके, ऐसा है पूरा डीएनए है। अब जीन क्या होता है? जीन होता है फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। मान लो ए टी जी सी सी है, ये जो पार्ट है ये आई के कलर को कोड करता है, क्योंकि इसका फंक्शन है, इस वाले पार्ट का फंक्शन है कि आई के कलर को कोड करता है, इसलिए इसको कहते हैं अपन जीन। तो ये बेसिक्स आपको समझ आ जाना चाहिए। और मेरे को क्या लगता है कि आपको और कुछ बताना, चलो फिर आगे बताते जाएंगे आपको। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, एक थोड़ा बेसिक्स जान लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या होता है। तो उसके लिए क्या करता हूँ कि एक पेज ही इंसर्ट कर लेता हूँ। तो बात करते हैं अब कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है और जेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या होते हैं, और जिसे जीएमओ अपन बात करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में मतलब कोई बाहर से कोई फॉरेन एलिमेंट नहीं लाते हैं अपन, कोई फॉरेन डीएनए नहीं इंट्रोड्यूस करते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन में करते हैं। जैसे कि आप कैसे एग्जांपल समझो। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हुआ कि मान लो कि एक कोई जीन था, ए टी जी सी कोई जीन था। ये जीन के वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बस इसके प्रेजेंस होने के वजह से। अगर ये हट जाए तो बॉडी में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर हम इस जीन को डिलीट कर दें, इधर से कट कर दें, फिर बॉडी अपने आप नॉर्मली हील कर लेगी। तो एक क्या कहलाएगा? सिंपली जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्योंकि अपन ने कोई फॉरेन एलिमेंट इंट्रोड्यूस नहीं किया, ये नहीं किया कि कोई फॉरेन डीएनए लेके आए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया। या फिर हो सकता है कि हम चाहते हैं कि भाई ये जो जीन है ए टी जी सी ये हट जाए, और इसका जब रिपेयरिंग हो तो रिपेयरिंग इस तरीके से हो जैसा हम चाह रहे हैं। मान लो हम चाह रहे हैं कि भाई ऐसा रिपेयर हो कि कलर कर दे आइस का ब्लू, तो इस तरीके से एंजाइम्स के थ्रू कंट्रोल करके हम ऐसा रिपेयर कर लें। तो ये भी कहलाएगा क्या? जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि इसमें भी हमने कोई मॉडिफिकेशन बाहर से नहीं लिया है। वहीं जेनेटिक मॉडिफिकेशन जीएमओ जो आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होता है कि मान लो ये एक बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन का क्रॉप है, इसको पिंक बॉलवर्म से बचाना है। तो हमने क्या किया, एक सॉइल बैक्टीरिया होता है बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस, तो उसमें से हमने क्या क्राई1 AC जीन लिया और इसमें इंसर्ट कर दिया। अब ये भी पिंक बॉलवर्म इसको अफेक्ट नहीं कर पाएगा, तो हमने बाहर का जीन इंट्रोड्यूस किया है। तो ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया। तो ये डिफरेंस बेसिक्स मेरे को लगता है आपको समझ आना चाहिए। अब हम आगे बात करेंगे, अब काफ़ी सिंपल लगेगा आपको। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी। तो है क्या है? जीएम टेक्नोलॉजी एक डायरेक्ट मैनिपुलेशन है डीएनए का। अब डायरेक्ट मैनिपुलेशन मतलब कुछ इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन भी होता होगा। हाँ, होता है। जैसे मान लो एक कोई प्लांट है, इसका फूल बड़ा सुंदर है, लेकिन और इस प्लांट का फूल बहुत बड़ा है। अब हमें कोई ऐसा प्लांट बनाना है जिसका फूल बड़ा भी हो और सुंदर भी हो। तो हमने क्या किया कि दोनों प्लांट को पास पास ला दिया, फिर इसका पोलन इसमें जाएगा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन से इस तरीके से मॉडिफिकेशन आ जाएगा। ये हमने इनडायरेक्टली किया, ऐसा नहीं किया कि इसका जीन इधर डाला, कोई डायरेक्ट वो सब नहीं किया है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, इस पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रहता है। तो इस तरीके से इनडायरेक्ट मैनिपुलेशन भी हो सकता है। तो जीएम टेक्नोलॉजी क्या होता है? डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता है डीएनए का, या तो कट कर दिया या फिर कहीं से डीएनए उठा के डाल दिया। तो ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन होता है डीएनए का। बहुत से ऑर्गेनिजम्स में हो सकता है, ऐसे प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स में, ताकि हमें जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मिल सके। हमें चाहिए कि भाई ब्लू आइज हों तो ब्लू आइज मिल सके।
फिर बात करते हैं मेजर अप्रोचेस टू जीनोम एडिटिंग। अब मैंने बोला ना कि आपको मतलब जो डिफ़ॉल्ट जीन है या जो जीन प्रॉब्लम कर रहा है उसको आप काटना तो पड़ेगा ना, तो जी एडिट करना पड़ेगा। एडिट करने के लिए एक टेक्निक होती है क्रिस्पर कैस9। अब क्रिस्पर कैस9 क्या होता है, हाँ तो अब कुछ आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक्स और जान लेते हैं कि मान लो ये ATGCC जो हमने चुना था, ये एक जीन है, इसको एडिट करना है। तो सबसे पहले एक टेक्नोलॉजी क्रिस्पर कैस9 से समझेंगे इसको। अब इसको एडिट करना है मतलब इसको क्या करना है, पहले पहचानना पड़ेगा कि भाई कौन सा किस पार्ट को एडिट करना है। बॉडी का DNA तो बहुत बड़ा है, तो किस पार्ट को एडिट करना है वो पहचानना पड़ेगा। तो उससे मदद करता है क्रिस्पर। ये mRNA होता है। ये एक्चुअली क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है इसके। कॉम्प्लीमेंट्री समझ रहे हो, ऐसे पेन है तो इस पेन का ढक्कन ऐसा रहता है, एग्जैक्ट इसमें फिट हो जाता है, दूसरे पेन में फिट नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको हमें पता है कि साइंटिस्टों ने पूरा जीनोम स्टडी कर रखा है। उन्हें पता है कि भाई ब्लू आइस का जो कलर होता है वो ATGCC कंट्रोल करता है। तो वो क्या करेंगे, इसके कॉम्प्लीमेंट्री मतलब जो इससे जुड़ जाए, तो एक किससे जुड़ेगा, थायमीन से, T जुड़ेगा A से, G जुड़ेगा C से, तो ए इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री RNA इसको क्रिस्पर को इस फॉर्म में लाएंगे ताकि ये जाके सीधा इससे जुड़ जाए। तभी तो पता पड़ेगा इस वाले पार्ट को काटना है, तो ये जुड़ जाएगा TACGG। तो ये क्या पार्ट है, क्रिस्पर वाला पार्ट है। अब कैस9 का काम क्या होता है, इसको कट कर देना, तो इसको ये कट कर देगा। तो ये क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी हो गई जीन एडिटिंग की। दूसरा इसमें बात है होमिंग एंडोन्यूक्लियसेस और मेगा न्यूक्लियसेस। न्यूक्लियसेस मतलब थिंग दैट कट्स द न्यूक्लिक एसिड्स, तो उसको न्यूक्लियसेस बोलते हैं। मेगा न्यूक्लियस ऐसे बहुत बड़ी न्यूक्लिक एसिड है, उसको कट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। मान लो कोई ऐसा पार्ट हुआ ATGCCTAAGGGTTA, बहुत बड़ा, इसको बड़े पार्ट को कट करने के लिए अपन इसका यूज़ कर सकते हैं, होमिंग एंडोन्यूक्लियसेस और मेगा न्यूक्लियसेस। तीसरा होता है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस। साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस क्या होता है, एक प्रोसेस होता है कि किस तरीके से हम, जैसे प्रोसेस क्या हुआ कि मान लो हम क्राफ्ट बना रहे हैं, एरोप्लेन बना रहे हैं, तो काटना है, ये टेक्निक हुई। जैसे क्रिस्पर कैस9 एक टेक्निक हुई काटने की। तो अब जो प्रोसेस क्या है कि इस तरीके से काटेंगे, ऐसे काटेंगे, फिर ऐसे काटेंगे, तो एक काइट बन जाएगी। तो ये जो प्रोसेस हुआ और फिर इससे जो बन रहा है फाइनल रिजल्ट, ये अपना कहलाएगा क्या, ये होता है SDN। तो SDN एक प्रोसेस है, क्रिस्पर कैस9 एक टेक्नोलॉजी है, डिफरेंस समझना होगा। बाकी SDN अपना पूरा नेक्स्ट टॉपिक ही है, तो हम डिटेल में वहाँ पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं लॉस, एक्ट्स एंड प्रोसीजर जो कि गवर्न करते हैं जीनोम एडिटिंग का इंडिया में। सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, एक ये एक्ट करता है। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, काफ़ी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स ये आगे पढ़ेंगे और ऐसे देख सकते हैं एक बार। सीड एक्ट्स, काफ़ी सीड्स में अपन जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी होगा। प्लांट वेराइटीज़ और फार्मर्स राइट्स को प्रोटेक्शन करने के लिए, अब मान लो कि साहब लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स यूज़ करने लग गए, तो बाकी क्रॉप्स तो क्या होंगे, बाकी के सीड्स क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए भी तो ये आएगा ही। फूड सेफ्टी, अब नया नया ला रहे, BT ब्रंजल ला रहे, तो फूड सेफ्टी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि हाँ फूड सेफ्टी भी होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, अब मान लो कोई बैक्टीरिया है उसमें कोई चेंजेस कर दिया, एक डिजास्टर कॉज हो गया, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के भी दायरे में आएगा। सबसे पहले अब बात करते हैं जीनोम एडिटिंग। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की बात करते हैं। उसमें मॉडिफिकेशन समझ गए होंगे आप क्या होता है, तो वो मैं बता चुका हूँ। तो रिसेंटली जो DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने गाइडलाइंस इशू करी है, ताकि किसके लिए, फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स के लिए, ताकि ईजिंग कर सकें रिसर्च इनटू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के लिए। मतलब जो DBT है उसने गाइडलाइंस इशू करी हैं फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स, मतलब ऐसे प्लांट्स जिनकी जीनोम एडिटिंग की गई है, ताकि उस क्षेत्र में रिसर्च को प्रमोट किया जा सके, सीधी सी बात। फिर मोर ऑन न्यूज़ क्या है कि गाइडलाइंस एग्जेम्प्ट करता है जीनोम एडिटेड प्लांट्स फेलिंग अंडर द कैटेगरीज ऑफ साइट SDN1 और SDN2।
SDN1 और SDN2 के कैटेगरीज में जो आ रहे हैं उनको एग्जेम्प्ट कर देता है, मतलब उन पर रेगुलेशंस उतने सख्त नहीं होंगे। तो क्यों नहीं होंगे, उसके लिए समझने के लिए हम SDN1, SDN2 और SDN3 क्या होता है ये सब समझ लेते हैं। तो समझने के लिए एक पेज और ऐड करते हैं। अब SDN1 में क्या करते हैं, SDN1 में क्या होता है, मान लो कोई एक जीन है प्रॉब्लम कर रहा था, इसका अपन सिंपल डिलीशन कर रहे हैं, फिर बॉडी हील कर ले रही, कुछ भी अपन ने कुछ नहीं किया, ना कहीं बाहर से कुछ लाए, तो इस प्रोसेस को कहेंगे, जो ये प्रोसेस है इस प्रोसेस को कहेंगे अपन SDN1। SDN2 में क्या होगा कि मान लो ये कोई जीन है, इधर से हमने इसको काटा और इस वाले जीन को इधर बिठा दिया, ठीक है, तो इस तरीके के मॉडिफिकेशन को अपन कहेंगे, इस तरीके के मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को अपन, मतलब इस तरीके के चेंजेस को अपन कहेंगे SDN2। अब ये काटना, ये करना है, अपन क्रिस्पर कैसनाइन ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। फिर SDN3 में क्या होता है, SDN3 में मान लो हमने इस बैक्टीरिया का जीन इस प्लांट के उसमें पेस्ट कर दिया, इधर से उठा के इधर डाल दिया, तो इसमें क्या हो रहा है, एक फॉरेन एलिमेंट आ जा रहा है, मतलब इसमें जो भी बनेगा इस प्रोसेस के एंड में वो क्या बनेगा, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो इसके वजह से प्रॉब्लम है ना, इसमें तो अपन कोई ऐसा एक्सटर्नल चेंजेस नहीं कर रहे हैं ना, तो इसमें प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। तो इंडिया में वही था कि पहले क्या था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता था, किया करते थे हम लोग, मतलब दोनों चीज़ अगर आपको करना है तो GEAC से अप्रूवल लेना पड़ता था, वो काफ़ी टफ अप्रूवल होता था, मतलब इतने आसानी से नहीं मिलता था। तो फिर ये डिमांड उठी कि भाई SDN1 और SDN2 में के प्रोसेस में हम कोई बाहर से कुछ नहीं कर रहे हैं ना, सब इंटरनली ही चल रहा है, तो फिर क्यों इसमें इतना, इसको थोड़ा ईज आउट करना चाहिए। तो वही फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इसको देखेगी इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमेटी। ये बस ये चेक करेगी कि ऐसा तो नहीं कि कोई फॉरेन एलिमेंट यूज़ किया गया, तो इस पे उतने इन प्रोसेस के उसमें जो रिजल्ट होगा उस पर उतना रेगुलेशंस का थोड़ा ईज होगा। वहीं जेनेटिकल मॉडिफिकेशन ऑर्गेनिज्म को अभी भी GEAC देखेगी और इसके रेगुलेशंस थोड़े टाइट होंगे। तो वही किया गया है कि SDN1 और SDN2 के इसमें रिलैक्सेशंस दिया गया है। तो गाइडलाइंस एग्जेम्प्ट करती है उन जेनोम एडिटेड प्लांट्स को जो कि SDN1 और SDN2 के प्रोसेस के थ्रू बनाए गए हैं, मतलब इनमें थोड़ी क्या होगी, रिलैक्सेशंस मिलेगा फ्रॉम, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में, इंपोर्ट में, स्टोरेज में, ठीक है, और जेनेटिकली इंजॉयड ऑर्गेनिज्म और सेल्स रूल्स 1989 के तहत, जो कि किसके EPE एक्ट 1986 के तहत हैं, उनमें थोड़ा अपने को रिलैक्सेशन मिलेगा। अब It is based on earlier exemption by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, ताकि एक लॉन्ग प्रोसेस था, मैंने बताया ना कि जेनेटिकली GM क्रॉप्स जो थे उनके लिए एक लॉन्ग प्रोसेस था, तो उसको अब इन SDN1 और SDN2 में उतना थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर है गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी असेसमेंट ऑफ जीनोम एडिटेड प्लांट्स। तो क्या गाइडलाइंस हैं कि एम क्या है इसका, ताकि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और साइंटिफिक गाइडेंस हो सके डाटा रिक्वायरमेंट में, ताकि मतलब मेन है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है जीनोम एडिटेड प्लांट के क्षेत्र में बढ़ाई जा सके। स्कोप क्या है कि भाई ये प्लांट्स तक लिमिटेड है और प्रोडक्ट्स जो कि डेवलप्ड हुए हैं जीनोम एडिटिंग टेक्निक से, याद रखना जीनोम एडिटिंग टेक्निक है, एम्प्लॉइंग जिसमें SDN का एम्प्लॉय किया गया। फिर गाइडलाइंस नोटिफाइड किसने करी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने किसके तहत गाइडलाइंस इशू करी है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। एग्जेम्पशन क्या मिले हैं, अब क्या रिलैक्सेशन मिला है कि रिसर्चर्स जो भी हैं जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ताकि प्लांट जीनोम को मॉडिफाई किया जा सके, जो कि अप्रूवल चाह रहे हैं GEAC से, तो उसमें थोड़ा अप्रूवल में थोड़े रिलैक्सेशन मिलेगा। जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं ट्रांसजेनिक सीड बनाने के लिए वो जीन एडिटिंग सीड्स पे भी अप्लाई होंगी, बस जो क्लॉसेस हैं जिसमें GEAC से परमिशन लेना रहता था वो एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें मतलब रिलैक्सेशन दिया गया है। फिर सिग्निफिकेंस क्या है गाइडलाइंस की, एसिलेटेड जेनेटिक इम्प्रूवमेंट होगी क्रॉप्स की,
क्रॉप्स की जेनेटिक इम्प्रूवमेंट में मदद करेगा, फार्मर्स इनकम को बढ़ाएगा, सस्टेनेबल यूज़ को बढ़ाएगा जीनोम एडिटिंग की। तो ये बाकी अपनी यूज़फुलनेस है। अब होगा क्या कि जो मैन्युफैक्चरिंग, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स रूल्स हैं 1989 के। ये रेगुलेट करते हैं सारी एक्टिविटीज़ जो कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म और सेल्स एंड हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस देयर ऑफ। तो मतलब इस रूल्स के तहत भी थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, यूज़, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इन सब में थोड़े रिलैक्सेशंस मिलेंगे। अब बात करते हैं डू यू नो, आगे कुछ था क्या ऊपर? हाँ, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। एक नोडल एजेंसी है जो कि सपोर्ट करती है रिसर्च लाइफ साइंसेज में एंड प्रमोट्स करती है बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ को। मैंडेट क्या है कि भाई R&D को सपोर्ट करना है, मैन्युफैक्चरिंग इन बायोलॉजी को सपोर्ट करना है, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री इंटरेक्शन को बढ़ाना है, बायो सेफ्टी गाइडलाइंस लेके आना है, मैन्युफैक्चरिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सेल बेस्ड वैक्सीन्स। अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि भाई इसने अनाउंस किया फर्स्ट नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2007 में, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लेके आया 2015 टू 2020, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्ट्रेटजी लेके आए फॉर 2021 टू 2025। ये आप रीड कर सकते हैं वैसे। अब बीटी कॉटन एक जीएम क्रॉप है, उसमें मैं तो बताया ना सॉइल के बैसिलस थ्यूरेंजेसिस का जीन उठा के बीटी कॉटन में डाल दिया जाता है, फिर ताकि प्लांट को पिंक बॉल वॉर्म से बचाया जा सके। फिर ये ओनली जीएम अप्रूव्ड है जो कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ यही अप्रूव्ड है बीटी कॉटन इंडिया में। फिर अब एडवांटेजेस क्या होते हैं जीएम क्रॉप्स के? सबसे पहले प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, प्रिवेंट क्रॉप लॉस कम हो जाता है, फूड सिक्योरिटी, यील्ड बढ़ेगी तो भाई अच्छा ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर होगी। न्यूट्रिशनल, जैसे गोल्डन राइस में देखो विटामिन ए का काफ़ी वो रहता है, विटामिन ए रहता है जिससे विटामिन ए की डिफिशियंसी से फाइट किया जा सकता है। सॉइल फर्टिलिटी को भी मेंटेन करता है क्योंकि जैसे हर्बिसाइड टॉलरेंट आ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि कम से कम हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम होगा तो फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। कंसर्न्स क्या हैं कि इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हो सकते हैं कि भाई सुपर बीट्स, मतलब इस तरीके सुपर वॉर्म्स सुना होगा कि भाई सुपर बीट्स क्रिएट हो जाएंगी जो इन सब के मतलब इन सब को टॉलरेट कर लेंगी। जैसे कोई प्लांट हर्बिसाइड है वो अपने आप को इस तरीके से डेवलप कर लेगी बीट कि इसके जो इम्यून सिस्टम है एक तरीके का उसको बाईपास कर देगी। फिर इकोनॉमिक रहेगा, मतलब फॉल्स क्लेम, बहुत से लोग कहते हैं कि भाई जो यील्ड का क्लेम है कि इतने % यील्ड बढ़ जाती है वो सब फॉल्स हैं, इससे इकोनॉमिक लॉसेस हो सकते हैं। बायो सेफ्टी, नए जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उससे जो प्रोटीन बनेगा, अब भाई वो प्रोटीन के लिए अपनी बॉडी अभी फेमिलियर नहीं है तो हो सकता है कोई बायो सेफ्टी कंसर्न्स भी हो सकते हैं। इथिकल भी हो सकता है कि भाई हो सकता है कि मतलब कभी कभी ये आरोप लगता है कि भाई ये जो सीड देते हैं जीएम क्रॉप्स की वो एक ही बार यूज़ की जा सकती है। अब फार्मर पहले उन पे डिपेंडेंसी बढ़ा देंगे तो फिर क्या होंगे, धीरे धीरे प्राइस रेस करेंगे, फिर इससे क्या हो सकता है कि कॉरपोरेट डोमिनेंस बढ़ सकता है। तो एथिकल कंसर्न्स भी हैं। जीएम क्रॉप्स की बात करते हैं तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन प्लांट्स सेल्स। अब होता कैसे करते हैं हम, इसको एग्जांपल समझेंगे अपन बीटी कॉटन से। तो उसमें क्या होगा कि ये बैक्टीरिया है, इसका जीन लिया और ये एक प्लांट है बीटी कॉटन, इसका टिश्यू लिया, तो जीन को टिश्यू में मिला के अपन एक इस प्लांट का स्टेम सेल क्रिएट करेंगे और जिससे पूरा प्लांट डेवलप होगा, तो ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। तो वही सेल्स को ग्रो किया जाता है टिश्यू कल्चर में जो कि डेवलप होते हैं प्लांट्स और सीड्स में, और फिर जो इसकी प्रॉपर्टी होती है वो इसके फ्यूचर जनरेशन में भी इनहेरिट होती है। तो ये न्यू डीएनए को इनहेरिट कर लेता है, मतलब इस प्लांट्स की जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें भी वो सेम क्वालिटीज़ होंगी। फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च प्रमोट करता है साइंस बेस्ड इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग रिसर्च ऑन जीएम क्रॉप्स, तो ICAR प्रमोट करता है। फिर नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन फंक्शनल जेनोमिक्स एंड जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन क्रॉप्स को लॉन्च किया था ICAR ने 2005 में।
फिर बात करते हैं जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी। अब ये क्या करते हैं जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, ये दोनों जो हैं वो अल्टर करते हैं जीनोम का ऑर्गेनिज्म में। तो कुछ डिफरेंस हैं दोनों के बीच में, जानते हैं। जीनोम एडिटिंग क्या होता है? मैनिपुलेशन एंड जीनोम का ऑर्गेनिज्म इटसेल्फ बाय नॉकिंग आउट और रिप्लेसिंग टारगेटिंग जीन विच रिजल्ट्स इन इंडिविजुअल विथ इंटेंशनली सिलेक्टेड एंड डिजायर्ड ट्रेड्स। ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जीनोम जो है ऑर्गेनिज्म का वो अल्टर्ड किया जाता है बाय इंट्रोडक्शन ऑफ वन और मोर फॉरेन डीएनए सीक्वेंसेस फ्रॉम अनदर स्पीसीज बाय आर्टिफिशियल मीन। मतलब हम बता चुके भाई ट्रांसजेनिक मतलब जीएमओ जैसा। वही जीनोम एडिटिंग में क्या कर रहे हैं अपन? जीनोम एडिटिंग में कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म खुद से कर रहा है, या तो नॉकआउट कर दे रहा, हटा दे रहा उस जीन पार्ट को, या रिप्लेस कर दे रहा, इधर से जीन उठा के इधर डाल दिया अंदर ही उधर, सेम ऑर्गेनिज्म में, कोई बाहर से लेके नहीं आ रहा है। तो ये जीनोम एडिटिंग कहलाएगी। वहीं ट्रांसजेनिक में क्या कर रहा है? एक फॉरेन एलिमेंट को एक काटा और फॉरेन एलिमेंट के जीन को इधर उठा के डाल दिया, तो ये ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी कहलाती है। फिर बात करते हैं वेरियस बॉडीज़ जो हैं जो जीएम क्रॉप रेगुलेशंस को देखती हैं। सबसे पहले आता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी। इसमें एक मॉनिटर करता है डेवलपमेंट जो भी हुई है बायोटेक्नोलॉजी की, किस पे? नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो इट किसके उसमें फंक्शन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। दूसरा इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी है, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। ये अप्रूव करता है, जैसे SDN1 और SDN2 को जो देखता है, अप्रूवल इससे लेना रहता है, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो ये अप्रूव करता है लो रिस्क एक्सपेरिमेंट्स को और इंश्योर करता है कि भाई जो प्रिस्क्राइब्ड गाइडलाइंस है उसको लोग एडहेर करें, और ये भी DBT के थ्रू फंक्शन करता है। फिर आता है रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन। ये रिव्यू करता है सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जिसमें हाई रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, और कंट्रोल्ड फिक्स्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं जो उसको मतलब जिसमें रिस्क ज़्यादा हो, कंट्रोल्ड जो फील्ड एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं उनको ये देखता है। ये भी फंक्शन करता है DBT के थ्रू। फिर आता है स्टेट बायोटेक्नोलॉजी कोऑर्डिनेशन कमेटी। ये स्टेट लेवल पर नोडल एजेंसी की तरह एक्ट करती है, ताकि जो भी डैमेज हुआ है, मतलब GMO जो रिलीज़ होने के वजह से जो भी डैमेज हुआ उसको एसेस कर सके और कंट्रोल मेजर्स ले सके। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी ये नोडल एजेंसी की तरह काम करती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिपोर्ट करती है SBCC को। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेशल कमेटी को किसके बारे में? अब वो कि कंप्लायंस हो रहा है रेगुलेटरी गाइडेंस का या नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं GEAC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मतलब कोई भी अगर अप्रूवल लेना है, कोई भी जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहा है तो वो GEAC ही देता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होती है लार्ज स्केल ऑफ हजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिकॉम्बिनेंट्स इन रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंटल एंगल के उससे भी देखती है। फिर रिलीज़ ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स के रिलीज़ में और इन्वायरमेंट में कि भाई रिलीज़ करना है कि नहीं, और अगर ट्रायल भी लेना है तो इसी का अप्रूवल लेना पड़ता है। और अगर कोई गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो पुनिटिव एक्शन ले सकती है। किस एक्ट के अंतर्गत? EPA एक्ट 1986 के अंतर्गत। कंपोजिशन क्या होता है? 24 मेंबर्स होते हैं, हर महीने मिलती है, चेयर्ड किया जाता है बाय स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ MOEF एंड CC। रिलेटेड न्यूज़ क्या है कि भाई GEAC जो है वो रिकमेंड करती है इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ, भाई जैसे कि रिकमेंड किया है GEAC ने, हमने बता के कोई भी अगर हमें जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करना है या कुछ भी करना है तो हमें अप्रूवल लेना पड़ता है GEAC से। तो GEAC ने रिकमेंड कर दिया है इन्वायरमेंटल रिलीज ऑफ ट्रांसजेनिक मतलब बाहर से कोई फॉरेन DNA लाया गया है, उसमें फिर इंसर्ट किया गया। तो ट्रांसजेनिक हाइब्रिड मस्टर्ड हाइब्रिड 11 DMH11 का इसने अप्रूवल कर दिया गया है। कमर्शियल यूज़ क्या है कि भाई, तो आगे पूरा धारा मस्टर्ड से रिलेटेड है, तो इसको समझने से पहले हम कुछ बेसिक समझ लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो फिर से एक पेज ऐड करते हैं। तो होता क्या है कि मस्टर्ड का जो पेड़ है ना, उसमें दो फूल है, जो उसमें क्या होता है कि मतलब मेल और फीमेल दोनों एक ही उसमें प्रेजेंट होते हैं।
ए मस्टर्ड के साथ प्रॉब्लम है। तो अगर मान लो कोई पेड़ है जिसमें कोई खराबी, अब उसी का मेल है उसी का फीमेल है, तो ये खराब ही पेड़ पैदा होगा, तो ये प्रॉब्लम चलता है, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो ये होता है एंथर, ये होता है स्टिग्मा, ये मेल हो गया, ये फीमेल पार्ट हो गया, ये ओवरी इधर वो प्रोडक्शंस होता है। तो अब ये जनरल डायग्राम बता रहा हूँ, मैं कोई बायो स्टूडेंट तो हूँ नहीं, तो आपको आइडिया देने के लिए। अब इसमें से पोलन निकल के इसमें जाते हैं, इधर फर्टिलाइजेशन होता है और सीड्स डेवलप होती हैं, ये जनरल प्रोसेस होता है। लेकिन अब मैंने ये बताया कि अगर मान लो सेम प्लांट में ही मेल भी है फीमेल भी है फ्लावर में, तो वहीं के वहीं पोलन ट्रांसफ़र होता रहता है, तो वो सेम ही अगर खामियाँ हैं तो वो सेम खामियाँ चलती रहती हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, मतलब अब इसका क्रॉस पॉलिनेशन मतलब ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, अब कुछ कराना पड़ेगा, ज़बरदस्ती कराना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके मेल पार्ट को स्टेराइल बना देते हैं। किसके थ्रू? इसका जो मेल पार्ट है इसको स्टेराइल बना देते हैं, एक जीन का यूज़ करते हैं। कौन सा जीन होता है? बार्नेस। ठीक है, तो बार्नेस एक जीन होता है जिसके थ्रू हम इसको स्टेराइल बनाते हैं, ताकि बाहर के अब पोलन जो हैं वो इधर आएँ और एक नई वैरायटी डेवलप हो सके। तो इसमें हमने देख लिया बार्नेस का। ठीक है, अब बात करते हैं हम, वीडियो थोड़ी एब्रप्टली स्टॉप हो गई थी तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने बताया था कि जो बार्नेस जीन होता है ये क्या करता है कि मेल पार्ट को स्टेराइल कर देता है, जिससे पॉलन ग्रेन जनरेट नहीं होती हैं। तो दूसरे पेड़ से जिससे हम चाहते हैं उसकी पॉलन ग्रेन आती है और एक अच्छी वैरायटी डेवलप की जा सकती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन को इस तरीके से रोक देते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इस तरीके से फैसिलिटेट करते हैं। फिर एक जीन यूज़ करते हैं वार स्टार। इसका काम क्या होता है, अब जो हमने मेल पार्ट को स्टेराइल कर दिया था, अब जो अच्छी स्पीसीज़ बनी प्लांट की, वो उसका मेल पार्ट स्टेराइल नहीं रहना चाहिए। तो जो बार्नेस जीन है इसके एक्शन को ये इनहिबिट कर देता है, इसके एक्शन को ये रोकता है, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन है वो स्टेराइल नहीं रहे, ऑफ स्प्रिंग स्टेराइल नहीं रहे। तीसरा जीन जो यूज़ होता है बार, ये क्या होता है, ग्लाइकोफोस्फेट जो हर्बिसाइड है इसके टॉलरेंट होता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से मस्टर्ड मॉडिफिकेशन की जाती है। आगे रिलेटेड न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो GEAC ने क्या किया है कि इन्वायरमेंटल रिलीज किसका, ट्रांसजेनिक हाइब्रिड जो कि धारा मस्टर्ड 11 है, इसको रिकमेंड कर दिया है। कमर्शियल यूज़ की बात करें किसके अंडर होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सुपरविजन के अंडर, और ये सब्जेक्टेड रहेगा सीड एक्ट 1966 के तहत। DMH11 की बात करें, धारा मस्टर्ड 11, इसे किसने डेवलप किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स ने। प्रोसेस क्या यूज़ किया है इन्होंने, इंडियन मस्टर्ड वेराइटी लीज वरुणा, जिसमें था बार्नेस लाइन का बार्नेस जीन था, उसे क्रॉस पॉलिनेट किया गया ईस्ट यूरोपियन अर्ली हीरा 2 म्यूटेंट, जिसमें बार स्टार जीन था, ताकि ऑफ स्प्रिंग भी जो है वो स्टेराइल ना हो रहे। फिर इसमें 2 एलियन जीन है, बार्नेस क्या काम है बता चुका हूँ, बार स्टार का काम बता चुका हूँ। तो इसके क्रॉस पॉलिनेशन से जो वैरायटी हुई है वो हाई यील्डिंग है और अब सीड भी प्रोड्यूस कर सकती है। रिलेटेड न्यूज़ की बात, उससे पहले 9 टर्म में देख लेते हैं। बायो इकोनॉमी क्या है, ये इकोनॉमी है जहाँ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर मटेरियल, केमिकल और एनर्जी कहाँ से ड्राइव होती है, रिन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से। हरे रिलेटेड न्यूज़ क्या आई है कि इससे पहले अपने को पता है कि BT कॉटन का कल्टीवेशन इंडिया में अलाउड है, कमर्शियल कल्टीवेशन। तो BT कॉटन का 3 उसमें आया है कि एक तो आया वोलगार्ड 1, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, इसमें क्या हुआ था, क्राई1 AC जीन यूज़ करी, और फिर आया वोलगार्ड 2, इसमें क्राई1 AC के साथ साथ क्राई2 AB जीन यूज़ किए गए। जो भी जीन है कहाँ से कौन से बैक्टीरिया से लिए गए, बैक्टीरिया थ्यूरिनजेनेसिस। फिर अब जो आ रहा है कि हर्बिसाइड टॉलरेंट मॉडिफिकेशन किया गया RRF, इसमें क्या CP4 जीन यूज़ किया गया, कौन से बैक्टीरिया से, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफेसियन से।
लिया गया और इसके तहत इसको हर्बिसाइड टॉलरेंट बना देता है। तो वही उसी के बारे में बताया गया कि हरियाणा गवर्नमेंट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है ताकि फील्ड ट्रायल किए जा सके BG2 RRF के। हर्बिसाइड BG2 बोलगार्ड 2 ये बता ही चुका हूँ, उसमें अभी फिर अब RRF वाला हर्बिसाइड टॉलरेंट जो है और इंसेक्ट टॉलरेंट और BT कॉटन। अभी तक इंडिया ने कमर्शियल VG1 और VG2 का कमर्शियल कल्टीवेशन को अलाउ कर रखा है। वहीं VG2 RRF का जो अप्रूवल है वो पेंडिंग है वेरियस स्टेज पर। VG2 RRF का पेस्ट अटैक से भी प्रोटेक्ट करेगा जैसे कि अमेरिकन वॉलवॉर्म। अब बात करते हैं साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियस टेक्नोलॉजी। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ SDN 1, 2, 3, लेकिन एक बार जल्दी से देख लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने रिवाइज गाइडलाइंस दी हैं किसके लिए, फॉर प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स देयरफॉर, जो कि डेवलप की गई हैं जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स की, जो कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं SDN प्रोसेस से रिलेटेड। तो SDN क्या होता है, सीक्वेंस स्पेसिफिक न्यूक्लियस। तो इससे क्या होता है कि रिफर्स करता है, क्या होता है पहले भी बता चुका हूँ, 1, 2, 3 तीनों समझा चुका हूँ। तो एक बार देख लेते हैं। SDN में मैंने बताया था क्या, SDN में सिंपल अगर ये जीन प्रॉब्लम कर रहा है तो इसको कट किया, हटा दिया। तो ये डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इन द जीनोम ऑफ प्लांट विदाउट एडिशन, कोई फॉरेन DNA नहीं कर रहे हैं। SDN 2 में क्या कर सकते हैं, या तो इधर से जीन उठा के इधर, इसी में कहीं बाहर से नहीं ला रहे हैं, इधर से जीन उठा के इधर रख दिया, या फिर जो जब हीलिंग हो रही होगी, बॉडी खुद से हील कर रहा होगा, जीन सीक्वेंस को हील कर रहा होगा, तो उसमें अपने कुछ एंजाइम के कंट्रोल के थ्रू अपने जैसे कैरेक्टर्स चाहते हैं वैसे डेवलप कराना। तो प्रोड्यूस अ डबल स्टैंडर्ड ब्रेक व्हाइल द ब्रेक इज रिपेयर्ड बाय द सेल, अ स्मॉल न्यूक्लियोटाइड टेम्पलेट इज सप्लाइड that is complementary to the area of the break which in turn is by the cell to repair the, मतलब रिपेयर अपने हिसाब से करवा सकते हैं। फिर SDN 3 में क्या है कि इसमें क्या होता है कि फॉरेन टेम्पलेट लेके आते हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल फॉरेन ला दिया और अपने डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ले लिए। तो इससे जो भी SDN 3 के प्रोसेस से जो भी डेवलप होगा वो कौन सा होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो इस पर रेगुलेशंस टाइट होंगे, और इन दोनों पे वही सरकार ने क्या किया, इन पर रेगुलेशंस थोड़े कम कर दिए हैं। तो प्रैक्टिस ऑफ क्लीविंग DNA, तो SDN क्या है कि भाई DNA को स्ट्रैंड्स में क्लीव करना, तोड़ना, टू अफेक्ट द सब्सिक्वेंट जेनोम एडिटिंग, तो जेनोम एडिटिंग को कैरी आउट करना। तो SDN टेक्नोलॉजी क्या करता है, तो SDN टेक्नोलॉजी क्या करता है कि एडवांटेज लेता है टारगेटेड DNA ब्रेक्स का, क्योंकि होता क्या है कि DNA में ब्रेक्स होते हैं, ब्रेक्स, तो ये DNA ब्रेक्स का एडवांटेज लेता है एंड होस्ट नेचुरल रिपेयर मैकेनिज्म। अब मान लो इसको काट दिया तो फिर क्या होता है कि नेचुरली ये रिपेयर कर लेती है बॉडी, टू इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस एट द साइट ऑफ द DNA ब्रेक, ताकि स्मॉल चेंजेस जो लाए जा सके। मेन SDN टेक्नोलॉजी, अब देखो क्या होता है कि हमें पता करना है कि ये वाला DNA को काटना है, तो हमने देखा था क्रिस्पर पहचानता है और Cas9 काटता है। तो क्रिस्पर RNA होता है, तो ये RNA बेस्ड भी होता है, कभी कभी ये प्रोटीन बेस्ड भी होता है। मतलब ये जो पहचानने वाला सिस्टम है कभी RNA बेस्ड हो सकता है, जैसे कि जिसमें क्रिस्पर में जो क्रिस्पर Cas9 में जो है वो क्रिस्पर क्या है, RNA बेस्ड है। कभी कभी ये प्रोटीन बेस्ड भी होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन आके जुड़ जाती है, जैसे कि जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस हुआ या फिर जो टैलेंस हुआ, ये क्या प्रोटीन बेस्ड है, टारगेटर जो है प्रोटीन बेस्ड है, ये जाके जुड़ते हैं और फिर कटिंग होती है। तो ये टेक्निक्स हैं, चाहे क्रिस्पर Cas9 हो या फिर जिंक फिंगर न्यूक्लियसिस हो या फिर टैलेंस हो, ये टेक्निक्स हैं। बाकी प्रोसीजर्स क्या है, प्रोसेस क्या है, SDN 1, 2 या 3 जो अपन पढ़ रहे हैं। फिर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एडिट, तो SDN 1, 2 और 3 में डिटरमाइन किया जाता है। वहीं SDN 1 और 2 में कोई बाहर से कोई जेनेटिक मटेरियल का इंट्रोडक्शन नहीं होता है, तो रिजल्ट जो होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है फ्रॉम कन्वेंशनली ब्रेड क्रॉप वेराइटीज़, मतलब ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे। SDN 3 में क्या होता है, फॉरेन ओरिजिन का जीन लाया जाता है, तो SDN 1 और 2 न्यू प्लांट वेराइटी को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए GMO लेजिस्लेशन के डेट फॉल अंडर द, मतलब जो न्यू प्लांट वेराइटीज जो फॉर्म हो रही हैं वो GMO में हो जाती हैं। अगर न्यू प्लांट वेराइटी बनेगी मतलब GMO लेजिस्लेशन के अंडर फॉल करेगी। तो ये SDN 1 और 2 जो है वो न्यू प्लांट वेराइटी फॉर्म नहीं करता है। वहीं SDN 3 हमने देखा कि उसमें एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, तो वो GMO लेजिस्लेशन के अंदर आएगा
ओनली अगर फॉरेन डीएनए एक्सीड करता है 20 बेस पेयर्स इज इंसर्टेड। तो वही है कि जो न्यूली डेवलप्ड प्लांट फॉल्स जो है SDN3 से हमने जो प्लांट बनाया वो GMO लेजिस्लेशन में कब आएगा, जब फॉरेन डीएनए जो होगा वो एक्सीड करेगा 20 बेस पेयर्स से, इससे ज़्यादा होगा तो वो इसमें लेजिस्लेशन में आएगा। अब बात करते हैं क्रिस्पर कैसनाइन टेक्नोलॉजी। तो ऑलमोस्ट समझा ही चुका हूँ, समझ चुके हैं आप। फिर से बेसिक्स अगर देखना है तो मैं बता दूंगा, इसलिए पेज इंसर्ट कर देते हैं। तो जैसे कि मान लो ये कोई डायबिटीज़ कॉसिंग जीन है, इसको हटाना है तो क्या करेंगे कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो है ATGCC, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री RNA साइंटिस्ट लेंगे TACGG, वो जाके इससे जुड़ेगा, एक क्या बनाएगा कैस्पर, ये हम वही RNA फॉर्म में रहता है, ये टारगेट करेगा, और Cas9 इसकी कैंची होगी जो कि कट कर देगी इसको। फिर आप साइंटिस्ट के पास जो है बढ़िया वाला जीन है वो इसको जाके इंसर्ट कर देंगे और क्योर हो जाएगा। तो ये जस्ट एग्जांपल है। तो इट हैज़ बीन 10 years सिंस जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ऐसे याद रख लिया था मैंने, तो एक कारपेंटियर और दूसरा जेनिफर। तो जेनिफर जो था वो एक कारपेंटियर था, तो इस तरीके से मैंने याद कर रखा था। तो पेव्ड वे फॉर क्रिस्पर कैसनाइन टेक्नोलॉजी का पे किया, इनको 2020 में आई गेस नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। फिर आफ्टर, तो इसके बारे में जान लेते हैं। क्रिस्पर का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटर स्पेस शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स और Cas9। तो क्रिस्पर क्या होता है, मैंने बताया एक जेनेटिक कोड होता है, सीक्वेंस होता है, जो कि बैक्टीरिया, कहाँ से टेक्नोलॉजी डेवलप करी, ये बैक्टीरिया से डेवलप करी। तो क्रिस्पर वहाँ क्या एक जेनेटिक कोड था और सीक्वेंस था जो बैक्टीरिया फाउंड किया जाता है, फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ प्रीवियस बैक्टीरियोफेजेस दैट हैड इन्फेक्टेड डैम। तो होता क्या था कि मान लो बैक्टीरिया पे भी वायरस अटैक करते हैं, तो बैक्टीरिया पे वायरस ने अटैक किया, उसने इसका कोड जाना, मान लो इसका कोड, तब फिर वही ले लेते हैं GTACC। तो फिर दूसरी बार एक्टेड किया तो इसने इम्यूनिटी डेवलप कर ली। इसने क्या किया कि इसके टारगेटेड वही है, इसके करस्पॉन्डिंग वो बना दिया, कॉम्प्लीमेंट्री RNA बना है बैक्टीरिया ने, क्या जैसे G का CATGG। और फिर क्या हुआ कि ये जाके चिपक गया वायरल के इससे DNA से, और वायरल के DNA से ऐसे इंटरलॉक्ड हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसने Cas9 उसके तहत फिर इसने वायरल के DNA को काट दिया, वायरल वहीं ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से बैक्टीरिया में देखा गया प्रोसेस। तो बैक्टीरिया यूजेस क्रिस्पर सीक्वेंस टू रिमेंबर ईच स्पेसिफिक वायरस दैट अटैक्स देम बाय इनकॉर्पोरेटिंग वायरस DNA इनटू देयर ओन बैक्टीरियल जीनोम। दिस गिव्स द बैक्टीरिया प्रोटेक्शन व्हेन अ स्पेसिफिक वायरस ट्राइज टू अटैक अगेन। तो दो पहले उसने उसका रिमेंबर किया, कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, फिर जब उसने अटैक किया उसने लॉक करके उसका DNA काट दिया तो वायरस मर गया। तो क्रिस्पर Cas9, जो Cas9 क्या है, एक बैक्टीरियल RNA गाइडेड, मैंने बता ही दिया, जो एक्टिवेट होने पे क्या है एक स्पेशल एंजाइम डेट क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन Cas9 जो है वो एक बैक्टीरियल RNA गाइडेड एंडोन्यूक्लियस मतलब देखो एंडोन्यूक्लियस जनरली यूज़ करते हैं बीच में से जो न्यूक्लिक एसिड को काटते, एक होता है एक्सोन्यूक्लियस वो किसी एंड से काटते, और अगर कोई टारगेटेड है तो वो रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस होता है कि बस इधर ही इधर ऐसे में काटे, तो वो रेस्ट्रिक्टेड न्यूक्लियस कहलाता है। तो एंडोन्यूक्लियस बस समझ गया, दैट वंस जिसे एक्टिवेट किया जाएगा तो एक स्पेशल एंजाइम्स बनाएगा दैट सीम टू हैव को इवॉल्व विद क्रिस्पर। फिर कैसे क्रिस्पर काम करता है मैं बता ही चुका हूँ, एक गाइडेड RNA होता है जो जाके टारगेट करता है किसको काटना है, अ पीस ऑफ RNA डेट लोकेट्स द टारगेटेड जीन। इसको इंजीनियर्ड बना लैब में इंजीनियर किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स के पास हर चीज़ का वो होता है, तो उसके ही कॉम्प्लीमेंट्री के जिसको काटना है उसके कॉम्प्लीमेंट्री है RNA डिज़ाइन करते हैं साइंटिस्ट, और फिर तभी तो टारगेट कर पाएगा जिसको काटना है। Cas9 सीजर है जो कि काटता है, और DNA फिर मान लो हमें चाहिए कि अच्छा वाला DNA लगाना है, तो जो अच्छा वाला सीक्वेंस होगा DNA को जो कटा हुआ सेक्शन है उसमें जाके इंसर्ट कर दो।
चैलेंजेस क्या हैं? एथिकल चैलेंजेस हैं, जैसे डिज़ाइनर बेबीज, मतलब हर फिर हमें साइंटिस्टों को अब पूरा जीनोम सीक्वेंसिंग करके पता है कि आइस का कलर कौन सा जीन डिटरमाइन करता है, हेयर का कलर कौन सा जीन डिटरमाइन करता है, मेमोरी कौन सा जीन डिटरमाइन करता है। तो सब चीज़, सबके बेस्ट पेयर्स भी हैं, तो फिर सबको इंसर्ट कर करके, डिलीट कर करके, अपने हिसाब से इंसर्ट कर करके एक डिज़ाइनर बेबी क्रिएट किया जा सकता है, जिससे एथिकल कंसर्न्स भी रेज होंगे, इकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स होंगे, मतलब जीन्स जिनकी नेगेटिव ट्रेड्स है थ्रू आउट अ पॉपुलेशन, तो एक इकोलॉजिकल और एज वेल एज एथिकल कंसर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं। नो द टर्म, डीएनए बता ही चुका हूँ, ए डबल हेलिक्स होता है, आरएनए लास्ट टाइम नहीं बताया था, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, बाकी सब कुछ बता ही चुका हूँ, जीन बता चुका हूँ। जीनोम क्या होता है? कंप्लीट से, मतलब कंप्लीट डीएनए को जीनोम कहते हैं। इट इंक्लूड सारे क्रोमोसोम्स को। मॉलिकुलर सीजर्स ये क्या होते हैं? सीजर्स डेट कट द अनवांटेड डीएनए को जो कट करते हैं उनको मॉलिकुलर सीजर्स कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिकॉज इनकी एबिलिटी था कि वो रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं अनवांटेड जीन्स एट द साइट आइडेंटिफाइड बाय द, मतलब कोई अनवांटेड जीन है उसको हटा, उसको रेस्ट्रिक्ट करना है तो क्या करेंगे कि गाइडेड आरएनए से उस पर पहुँचेंगे और उसको ये मतलब इसको काट के रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये मॉलिकुलर सीजर्स होते हैं, ये अनवांटेड डीएनए को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, इसलिए इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी कहते हैं। फिर वर्किंग ऑफ क्रिस्पर कैसनान मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, बाकी आप एक बार ये डायग्राम देख सकते हैं। अब बात करते हैं एडवांसमेंट इन इंडिया, तो इसका क्या, सिकल सेल एनीमिया को ट्रीट करने में इसका यूज़ किया स्टडी की जा रही है। रिसर्चर्स है, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी ने बनाना के जीनोम को एडिट किया ताकि उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी और पैथोजन रेजिस्टेंस को बढ़ाया जा सके। क्रिस्पर के बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो फास्टर एंड मोर इफिशिएंट डायग्नोसिस है, रेयर जेनेटिक डिसीजेस का डायग्नोसिस में हेल्प करता है, न्यू डेवलपमेंट से मदद करता है, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी में, और फूड सिक्योरिटी में भी मदद करता है। फूड सिक्योरिटी मतलब हमने हाई ईल्ड बढ़ा दी जीन इंसर्ट करके, या फिर पेस्ट रेजिस्टेंट बढ़ा दिया, तो इन सब से क्या प्रोडक्शन बढ़ेगा, फूड सिक्योरिटी अच्छी होगी। अब बात करते हैं CAR T सेल थेरेपी। तो ये पहली बार है कि CAR T सेल थेरेपी इंडिजीनियसली डेवलप की है IIT बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर ने, जिस पर टेस्ट किया गया पेशेंट्स पे इंडिया में। तो क्रिस्पर कैसनान टेक्नोलॉजी समझने के लिए भी एक पेज एडिट कर लेते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है ना कि देखो, अभी कोरोना के टाइम काफ़ी पड़ा होगा कि कोरोना का वायरस था, उस पर ऐसे ऐसे प्रोटीन्स थे। तो होता क्या है कि ये जो हैं एंटीजेंस जो हैं इस कोरोना की, जो ये एंटीजेंस हैं, एंटीजन कोई भी फॉरेन सिस्टम, उसका ये प्रोटीन है, इसको ही अपना इम्यून सिस्टम इसके मेथड देखता है। हाँ, तो मान लो ये कोरोना वायरस था, इसके ऊपर जो प्रोटीन्स थे इसको बॉडी पहचानती है और इसी के अकॉर्डिंगली एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो पहचानना और टारगेट करना, कैसे कोरोना को टारगेट करते हैं, तो की लॉक सिस्टम ही होता है। एक रिसेप्टर्स होते हैं जिससे उसमें क्या होगा कि अपनी जो बनाई टी सेल्स हैं ये इसके प्रोटीन के रिसेप्टर से इसमें जाके फिक्स हो जाएंगे, फिक्स होना पड़ेगा तभी तो पहचानेंगे और फिर इसको टारगेट करके मार डालेंगे। तो वही एक की और लॉक सिस्टम होना चाहिए, वो बिल्कुल उसमें रिसेप्टर्स फंस जाए, पहचानें और किल कर देंगे। तो उस आगे पढ़ेंगे अपन, तो थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल, दो टाइप्स के होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जिसमें होते हैं, तो इसमें होता है न्यूट्रोफिल जो कि फैगोसाइटोसिस मतलब खा जाते हैं, मतलब ऐसे कोई फॉरेन सब्सटेंस आया तो ऐसे ऐसे करके खा गए। फिर यूसिनोफिल्स ए पैरासिटिक इन्फेक्शन के में लड़ने में मदद करता है। वैसोफिल्स ए एलर्जिक इन्फेक्शंस और इन्फ्लामेटरी इन्फेक्शन रिएक्शंस से लड़ने में ए प्रोड्यूस करता है।
फिर ए ग्रैनुलोसाइट्स में होता है लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्सेस को प्रोड्यूस करते हैं। मोनोसाइट्स से बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से लड़ते हैं। अब तो ए ग्रैनुलोसाइट में लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स में आते हैं बी सेल, इनका काम होता है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना। टी सेल्स ए अटैकिंग सेल होते हैं, अंधाधुंध फाइटर होते हैं, सीधा फाइट करते रहते हैं। और एक होता है नेचुरल किलर सेल। तो अपन अब टी सेल कैंसर को कैसे टी सेल से अपन ट्रीट करेंगे उसमें है। तो क्या होता है, कैंसर सेल में भी ऐसी प्रोटीन होती हैं, कुछ ऐसी प्रोटीन होती है, मान लो ऐसे। तो टी सेल इनको पहचानेंगे तभी तो, मतलब इनके रिसेप्टर से आके जुड़ेंगे तभी तो मार पाएंगे इनको। तो वही तो होता है क्या है कि हम बॉडी से टी सेल ले लेते हैं, फिर लैब में क्या होते हैं कि इसके रिसेप्टर्स के अकॉर्डिंगली इसको डिज़ाइन कर देते हैं कि जाके सीधा इसमें फिक्स हो जाए, ऐसा कुछ। तो ये सीधा टी सेल्स में जाएंगे, टी सेल मतलब पहचान पाएंगे अच्छे से, और फिर इन्हें, ये तो अटैकिंग सेल हैं, और मार डालेंगे कैंसर सेल को। तो इस तरीके से ये टी सेल थेरेपी होती है, कार टी सेल थेरेपी। मैंने बेसिक में समझा दी, अब थोड़ी पढ़ते हैं। तो ये डायग्राम देख लेते हैं कि क्या किया कि सबसे पहले टी सेल्स को रिमूव किया बॉडी से, फिर कार टी सेल्स मतलब इसमें रिसेप्टर जोड़ देते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, जो जाके चिपकेंगे किससे, कैंसर सेल से। तो रिसेप्टर जोड़े, CAR जोड़ दिया, फिर मिलियंस ऑफ टी सेल्स को ग्रो किया, फिर बॉडी में इन्फ्यूज़ कर दिया, वो जाके सीधे सारे कैंसर के सेल्स पे जुड़ेंगे और उन्हें मार डालेंगे। तो बस यही था। और नो द टर्म में बताई दिया, एंटीजन क्या है, कोई भी सब्सटेंस जो कि इम्यून सिस्टम को कॉज करता है कि वो बहुत सी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करे। एंटीजन कोई भी सब्सटेंस हो सकता है इन्वायरमेंट से भी, सच एज कोई केमिकल, वायरसेस, पोलन। एंड एंटीजन में इनसाइड द बॉडी भी फॉर्म हो सकता है। अब बात मोर इन द न्यूज़ में क्या है कि जो रिसर्च इज़ फंडेड अंडर, ये जो कार टी सेल थेरेपी की जो रिसर्च है इसे फंडेड किया गया है किसके अंदर, नेशनल बायोफार्मा मिशन, जो कि कौन देखता है, बिराक, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। तो बिराक क्या है, एक PSE है जिसे सेटअप किया गया था किसने, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने। कैसे सेटअप किया, मतलब किस रोल के लिए सेटअप किया गया था, एज अ इंटरफेस एजेंसी, ताकि जो स्ट्रेंथन कर सके इमर्जिंग बायोटेक एंटरप्राइज को, ये बढ़ावा दे सके। तो कार टी थेरेपी के बारे में जानेंगे। ये क्या होता है कि इट इज़ अ वे टू गेट इम्यून सेल्स कॉल्ड टी सेल्स। इम्यून सेल्स होते हैं टी सेल्स, उनको क्या कर रहे हैं अपन, उनसे कैंसर से फाइट करने में मदद ले रहे हैं। कैसे एडिट करके, तो टी सेल्स आर अ टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल जो कि अटैक करते हैं फॉरेन पैथोजन को। टी सेल को क्या करते हैं, पेशेंट के ब्लड से लेते हैं और एक जीन जो कि मैन मेड, एंड बाय एडिंग उसमें एक जीन ऐड कर देते हैं फॉर अ मैन मेड रिसेप्टर, एक मैन मेड रिसेप्टर उसमें लगा देते हैं ताकि जाके सीधा कैंसर सेल से चिपक जाए। तो कार इज़ अ स्पेशल रिसेप्टर जो कि क्रिएटेड किया जाता है लेबोरेटरी में, जो कि डिज़ाइन है ताकि जो बाइंड कर सके जो कैंसर सेल पर प्रोटीन है उसके साथ। तो कार को फिर ऐड कर दिया जाता है इन टी सेल्स पे, जिससे टी सेल्स इन्हें बेटर आइडेंटिफाई कर पाते हैं और फिर ये तो है ही अपने अटैकर से अटैक करके मार डालते हैं। तो दीज टी सेल्स आर कॉल्ड, ऐसे टी सेल्स को बोलते हैं कार टी सेल्स। तो कार टी सेल्स फिर पेशेंट्स को दे दिए जाते हैं। इसके थेरेपी के फ़ायदे क्या होते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ट्रीटमेंट है ये काम करते हैं इंक्रीजिंग लाइफ ऑफ पेशेंट्स को, पेशेंट की लाइफ बढ़ाने के लिए। वहीं जो कार टी टेक्नोलॉजी है ये प्रॉमिस होल्ड करता है सर्टेन टाइप्स ऑफ कैंसर, मतलब क्योर ही कर देगा ये कैंसर को। फिर अनलाइक कीमोथेरेपी, कार टी जो है वो एक ही बार दी जाती है, कीमोथेरेपी जैसे बार बार नहीं देना पड़ता है। शॉर्ट ट्रीटमेंट टाइम होता है और एक रैपिड रिकवरी भी ये कराता है। रिलेटेड कंसेप्ट की बात करें तो टी एंड बी सेल्स, इम्यून सिस्टम सेल्स, तो एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी, मतलब जन्म से जो इम्यूनिटी है, तो ठीक है। फिर होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, मतलब जो बॉडी सीख के एक्वायर करती है। फॉरेन एंटीजन का अटैक हुआ, फिर उसने रिमेंबर किया कि अगली बार अगर ऐसे करेगा तो पहले इस बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट रहेंगी उस वायरस के लिए। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। कैसे, यूजेस टी सेल एंड बी सेल का यूज़ करते आती है। तो टी सेल्स एंड बी सेल्स अपने लर्नड एक्सपीरियंस से इवॉल्व होते हैं और सो टेक लॉन्गर, क्योंकि एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है डेवलप होने में। तो जो वैक्सीन्स होती हैं वो इसी चीज़ में काम करते हैं। पहले वो क्या रिमेंबर कर लेते हैं, फिर जब भी अगर सेम वायरस का अटैक करता है तो पहले ही से बॉडी में उसके लिए एंटीबॉडीज़ रहती हैं।
तो टेंड टू लिव लॉन्गर, तो ये इसलिए लंबा टाइम लेते हैं डेवलप होने में, लेकिन लंबे टाइम तक रहते भी हैं। फिर बी सेल्स एंड टी सेल्स आर कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, तो इनको लिम्फोसाइट्स कहते हैं, जो कि पहले देख चुके हैं, वाइट ब्लड सेल है जो कि पार्ट है इम्यून सिस्टम का। तो बी सेल का मैं बता ही चुका हूँ, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जिसका काम है अटैक करना इन्वेडिंग बैक्टीरिया, वायरसेस और टॉक्सिन्स को। दीज एंटीबॉडीज क्या होते हैं, वाई शेप प्रोटीन्स होते हैं, मतलब हर पैथोजन, मतलब इसे कोरोना है तो इसके करस्पॉन्डिंगली इस पर चिपकने वाला एंटीबॉडीज पहले से बॉडी में रहेगा और वो सीधा मारना शुरू कर देगा। टी सेल से अंधाधुंध फाइटर्स होते हैं, सीधा डायरेक्ट फाइट करते हैं फॉरेन इन्वेडर से, ऑल्सो कॉल्ड साइटोकाइंस विच आर बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस। ये हेल्प करते हैं एक्टिवेट अदर पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं। ये सीधा डायरेक्ट फाइटर्स जाके सीधा भिड़ जाते हैं, ये डायरेक्ट फाइटर्स होते हैं। फिर क्या होता है कि अब क्योंकि बी सेल्स से एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम वाइम लगेगा, ये टी सेल्स जाके सीधा भिड़ जाते हैं। फिर टी सेल्स इतने कभी कभी इनमें भी मतलब ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, नहीं तो इतने एग्रेसिव होते हैं, कभी कभी अपने ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, जिसे वायरस ने टेक ओवर कर लिया और जो कि कैंसरस बन सकता है। तो आज का लेक्चर इधर ही ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जीनोम सीक्वेंसिंग पढ़ेंगे। वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।